हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पुनर्वलोकनम संस्कृत भाषा का। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे वर्णमाला संस्कृत भाषा में जो होती है। वर्ण अथवा ध्वनि भाषा की प्रथम और मूल इकाई है, जिसके ज्ञान पीछे की कक्षा 5 में दिया गया है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। तो हिंदी में क्या होता है कि स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की तो 33 ही होती है, पर संस्कृत में 2 और स्वर जुड़े हैं। स्वर वर्ण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत नाम से 3 भागों में विभक्त हैं। उच्चारण की दृष्टि से ये विभाग माने जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। अब ये स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी 1 मात्रा का समय लगता है। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। तो अब हम स्वरों को जान लेते हैं। अ, आ, ई, छोटा ऊ, छोटी री, फिर बड़ी री, फिर री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम प्लुत स्वर जानेंगे। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम हो गया, हम उसे खींच देते पूरे ओम शब्द को। और सुनो, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं तो सुनो हो गया, पर आजकल इनका ज्यादा उच्चारण नहीं करते, केवल ओम का करते हैं। अब व्यंजन जो वर्ण होते हैं 3 वर्गों में विभक्त हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म नाम से 3 वर्गों में विभक्त हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे स्पर्श वर्ण। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ यानी होठ को छूती हुई जाती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 होती है। ये क से लेकर म तक होते हैं तथा इन्हें 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो ये रे 25 व्यंजन, ये क से लेकर म तक ये होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये व्यंजनों के नीचे ये क्या लगा है कॉमे जैसा, तो ये होता है हलंत, क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं वो सब आधे होते हैं, यानी उन्हें बिना हलंत अगर हम हलंत को हटाए लिखे तो फिर उनमें कुछ ना कुछ तो स्वर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जैसे हम क लिख देते हैं तो जो क है वो हम क प्लस अ लिखते हैं, तब जाके वो क बनता है, नहीं तो इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो ये 5 वर्गों में विभक्त है। कवर्ग, ये जो कवर्ग होता है, अब इन सारे वर्गों को किसके आधार पर बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर, यानी जो वायु निकलती है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। तो कवर्ग में जो वायु होती है वो कंठ यानी कि जो गला होता है उसमें से निकलती है। जैसे क, ख, ग, घ, और इसका उच्चारण बहुत लोग नहीं कर पाते। इसका उच्चारण होता है ङ, पीछे से आवाज निकलेगी। चवर्ग, अब इस चवर्ग में तालु जो होता है हमारा, उसे जीभ टच करती है, छूती है।
च, छ, ज, झ, न्य। टवर्ग, टवर्ग में जो मूर्धा होती है उसे छूती है वायु, जैसे ट, ठ, इसमें थोड़ी सी जीभ मुड़ जाती है। ठ, ड, ढ, ण। अब तवर्ग में दांत से, जैसे त, थ, द, ध, न। और पवर्ग में जो ओष्ठ यानी कि होठ होते हैं वो मिलते हैं आपस में, जैसे प, फ, ब, भ और म। अब आ गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वो वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है इनका उच्चारण हमारी जो नाभि होती है पेट में उससे निकलती है, ना कि हम गले से, मूर्धा से, तालु से, इनसे नहीं होती। जैसे य, र। अगर हम पेट को छू के देखते हैं तो ये जो पेट होता है वो वाइब्रेट करते हैं क्योंकि अंदर से ये आवाज निकलती है य, र। और र में बहुत हल्का सा जीभ मूर्धा को टच करती है। ल, व, इन 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर आ गए ऊष्म वर्ण। इनका नाम ऊष्म वर्ण इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु और मुख के आपसी रगड़ के कारण, मतलब जब ये रगड़ते हैं हम इन्हें, जब भी इनका उच्चारण होता है तो ऊष्म यानी गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म यानी गर्मी, तो गर्म हवा बाहर निकलती है किसके रगड़ के कारण? मुख और वायु के रगड़ के कारण। तो जैसे श, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। अब इन सभी वर्णों के अतिरिक्त जो भी वर्ण है, जैसे ये हो गए सारे व्यंजन, ऊपर स्वर थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इन सभी वर्णों के अतिरिक्त 2 अयोगवा भी होते हैं, यानी कुछ खास वर्ण भी होते हैं, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग तो संस्कृत का नोन है, उसी से उसकी पहचान होती है और ये अंग है। किसी भी शब्द को अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। किसी भी शब्द को बनाते समय वर्णों को आपस में जोड़ने की क्रिया वर्ण संयोजन है। वर्ण संयोजन क्या होती है? जब भी हम कोई शब्द का निर्माण करते हैं तो उनमें स्वरों की आवश्यकता होती है और व्यंजनों की भी। जैसे एक कोई भवन होता है, उसे बनाते समय ईंटों की आवश्यकता होती है, वही महत्व वर्णों का होता है। तो अगर वर्ण नहीं होंगे तो शब्द भी नहीं बनेंगे। और शब्दों में जुड़े हुए वर्णों को अलग करने की क्रिया वर्ण वियोजन है। जब हम उन्हें तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, जो भी शब्द होते हैं, जैसे ये परीक्षा है, इसमें इसे यूं तोड़ दिया, तो ये वर्ण वियोजन कहलाती है। इन्हीं क्रमशः वर्ण सम्मेलन और वर्ण विन्यास भी कहते हैं। ये जो वर्ण संयोजन है इसे वर्ण सम्मेलन कहते हैं, सम्मेल यानी जुड़ना आपस में, और वर्ण विन्यास यानी उसे तोड़ना। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है वर्ण संयोजन यानी वर्ण सम्मेलन। प, अब ये जैसे मैंने बताया था, जो भी स्वर होता है उसमें, जैसे आप देख लीजिए प, तो उसमें प तो आ रहा है पर उसके साथ में अ भी आ रहा है, तो यानी प और अ, तो ये बन गया प। फिर र, ये आधा र है क्योंकि इसमें मात्रा जुड़ेगी, और ऐसा तो नहीं है कि हमने अ भी जोड़ दिया तो ये पूरा र है, फिर ई जोड़ दिया, वो राई बन जाता। तो इसलिए र ई, री, प री। फिर हमने पढ़ा ये क और श,
ये पूरा श होता है और ये क आधा होता है, तो ये क्ष बनता है। और इसमें अब आ की मात्रा भी जुड़ रही है, इसलिए ये षटकोण वाला श हलंत में यानी आधा है, तो परीक्षा, परीक्षा। व आ र श ई क अ, वार्षिक। जो व्यंजन होते जैसे क व र, इनके उच्चारण में हम इन्हें आधा नहीं बोल पाते, तो इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा जल्दी से बोलते थे। व र क, स व अ र ग अ म, स्वर्गम। अब हम आ जाते हैं वर्ण वियोजन पे, यानी वर्ण विन्यास। जैसे अब ये दक्ष है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम तोड़ लेते हैं। द यहाँ आ गया, क्षः यहाँ आ गया, तो द किससे बना है? द, आधा द प्लस अ, ये बन गया द। और इधर की तरफ आए तो हम ये क्ष किससे बनते हैं? आधा क और षटकोण वाला श पूरा, पर हम इसे आधा लिखेंगे क्योंकि अह की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। तो अब दोनों को मिला देते, दक्षः। श्रीमान, श्र कैसे बनाते हम? आधा श प्लस पूरा र, पर यहाँ मात्रा जुड़ रही है, इसे आधा कर दिया। श्री, फिर म आन, श्रीमान। अब हमने यहाँ अ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ भी शब्द में हलंत है, यानी ये न तक ही खत्म हो रहा है। इसमें श्रीमान नहीं बोल रहे हम, श्रीमान बोल रहे बस। प्रज्ञा, अब ये जो ज्ञ होता है ये बनता है आधा ज प्लस न्य से, तो इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो होता है ज, जिसे हम ज बोलते हैं, पर आजकल हम इसे ज्ञ भी बोल देते हैं। प र अ ज आ, प्रज्ञा यानी प्रज्ञा। अब ये जो पदेन होता है ये पूरा र होता है, और जैसे हम एक कोई शब्द लिखते हैं कर्म, कर्म में क म और म के ऊपर रेफ आती है, वो जो रेफ होती है वो आधा र होता है। और ये जो पदेन होती है जैसे किसी भी व्यंजन में जुड़ देती है प्र ऐसे, तो ये होता है पदेन जो कि पूरा र होता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड बाय।